हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम अकाउंटेंसी की स्टडी क्यों करने वाले हैं। उसके हमने रीजंस पढ़े थे। अकाउंटेंसी आर्ट होती है या साइंस, इसके बारे में भी समझा था। अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट 4 स्टेप्स को हमने बुक कीपिंग में क्लासीफाई किया था और लास्ट 3 स्टेप्स को हमने अकाउंटिंग के अंडर क्लासीफाई किया था। और उसके बाद हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस भी पढ़े थे, जहाँ बुक कीपिंग को एज ए प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग को एज ए सेकेंडरी स्टेज क्लासीफाई किया था। गाइस, जब हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है, एक नई लैंग्वेज है। बिजनेस जब भी डिस्कस होता है तो वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही डिस्कस होता है। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उससे पहले उसकी वोकैब सीखना ज़रूरी होता है। तो गाइज, फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। और अकाउंटिंग की बेसिक टर्म में पहली टर्म जो हमने चुनी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब व्यापारिक लेन देन। इस लेन देन में 2 लोगों का इन्वॉल्व होना कंपलसरी होता है और इसकी दूसरी शर्त होती है कि इसमें जो भी लेन देन हो रहा है उसे मनी की टर्म्स में मेजर किया जाना चाहिए, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। अगर इसे एज ए डेफिनेशन देखें तो इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ए 2 पार्टीज, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो किसी माल का खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स, उस माल को बेचना, सेल ऑफ गुड्स, किराया देना, रेंट चुकाना, सैलरी पे करना, मशीन परचेज करना और किसी भी तरह के आइटम परचेज या सेल करना, जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर हम किसी को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको आपका पेमेंट कल चुका देंगे, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 people are already involved, one is making promiser and another one who is taking the promisee। लेकिन हमने सिर्फ बातें की हैं, कोई ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में नहीं हुआ, किसी भी गुड्स का लेन देन नहीं हुआ, किसी भी सर्विस का लेन देन नहीं हुआ। तो ये सिंपल प्रॉमिस टू पे और प्रॉमिस टू बाय और प्रॉमिस टू सेल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे आप 2 टर्म आई, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ये गुड्स क्या है, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। गुड्स आर द मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से होती है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, वो सामान जिसे खरीदा और बेचा जा सके, उसे गुड्स कहते हैं। अच्छा, जिस आइटम को सर खरीदा जा सके और बेचा जा सके उसे गुड्स कहते हैं। तो मान लीजिए हम कार को अपने लिए खरीद कर लाए, तो क्या ये हमारे लिए गुड्स होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार को हम सिर्फ खरीद सकते हैं और अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, हम इसे रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे, इसलिए गुड्स नहीं होगी। कार एक कार डीलर के लिए गुड्स होगी, क्योंकि वो उसे मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और कस्टमर को रीसेल करता है। तो कार डीलर दोनों काम कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, उसे सेल भी कर रहा है, इनफैक्ट वो उसके ट्रेड कर रहा है। सेम, फॉलोइंग द सेम लॉजिक, एक राशन डीलर जो कि चावल खरीदता है लेकिन खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं, उसे रीसेल करने के लिए खरीदता है, इसलिए वो राइस, वो चावल भी उस राशन डीलर के लिए गुड्स होगा, जिस आइटम को वो परचेज और सेल कर सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे परचेज। परचेज मतलब खरीदना। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स, मतलब सामान को खरीदना किस लिए? दोबारा बेचने के लिए या उससे फाइनल आइटम फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। परचेज को कैश परचेज में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, क्रेडिट परचेज में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, पुटिंग अ रीजन बिहाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। अगर हम परचेज करते टाइम उसका पेमेंट कैश में कर रहे हैं
तो वो कैश परचेज हो जाएगी, और अगर हम उसे उधार खरीद रहे हैं तो वो क्रेडिट परचेज हो जाएगी। क्रेडिट का मतलब हम उसको पैसा बाद में पे करेंगे, अभी हम सिर्फ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। जिस सप्लायर से हम गुड्स या सर्विसेज को उधार ले रहे हैं, उस सप्लायर को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने माल तो खरीद लिया लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, और दिया भी है तो आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट दिया है, बाकी पैसा चुकाना बाकी है, उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। लेकिन अब अगर इसी क्रेडिटर को हम रिटन में एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहें, इसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल इतना ही समझना जरूरी है कि हम उसे एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन कर दे देते हैं, और जिसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन कर देते हैं, और ये मेंशन कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट को हम वो पैसा उस क्रेडिटर को चुकाएंगे, तो वो क्रेडिटर ना कहला के अब कहलाएगा बिल्स पेएबल। उसे बिल्स पेएबल कहा जाएगा, ये शॉर्ट में बीपीवी कहा जाएगा, B/P बीपीवी कहा जाएगा। और इसी में एक नई टर्म आती है ट्रेड पेएबल। क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा तो चुकाना है लेकिन लिखकर नहीं दिया हुआ, बिल्स पेएबल जिन्हें हमें पैसा चुकाना है और हमने उन्हें लिख के प्रॉमिस भी किया हुआ है। इन दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दें तो इट बिकम्स ट्रेड पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल combined are known as trade payables. नेक्स्ट टर्म आती है गाइस सेल। सेल का मतलब सेम वो आइटम्स में डील करना, या इनफैक्ट वो गुड्स, अब हम उन्हें आइटम्स ना कह के गुड्स कहेंगे, उन आइटम्स या गुड्स में डील करना, इनफैक्ट उन्हें बेचना फर्म के लिए सेल कहलाता है। सेल को भी कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्लासीफाई किया जा सकता है। कैश सेल मतलब जहां हम मटेरियल बेचकर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कैश सेल हो गई जहां मटेरियल बेचकर उसका इनकम्प्लीट या पेमेंट नहीं रिसीव कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट सेल। सेम वे राशन डीलर के लिए राइस, दाल, शुगर, एनीथिंग दैट ही डील्स इन, selling of that item is known as sale. Same way car for a car manufacturer or car dealer is again can be categorized as sale. अच्छा, परचेज में हमने पढ़ा था जहां हम उधार परचेज करते हैं। अब बात हो रही है सेल की, तो हम बात करेंगे जहां उधार बेचा जाता है, मतलब पर्सन टू हुम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब जिन्हें माल उधार बेचा जा रहा है उन लोगों को हम डेटर कहेंगे। मतलब वो कस्टमर, दोज कस्टमर टू होम वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर्स। और अगर इन्हीं कस्टमर से या इनफैक्ट इन्हीं डेटर्स से हम एक रिटन डॉक्यूमेंट ले लें कि वो हमें एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने वाले हैं, तो ये कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कॉम्बाइन करके कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में BRB कहते हैं। गाइस, हमारी नेक्स्ट टर्म आती है स्टॉक या इन्वेंट्री। अगेन ये वही आइटम होते हैं या इनफैक्ट वही गुड्स होती हैं जिनमें फर्म डील करती है। डील करने से मतलब उसका रीसेल करती है और परचेज करती है और उनसे फिनिश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती है। इनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दीज आइटम्स हैज टू बी फिजिकली इन एग्जिस्टेंस, दे हैव टू हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए हमारे अकाउंटिंग में एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं टेंजिबल असेट्स। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल ये समझ लें टेंजिबल मतलब जिसे टच किया जा सके, जिसे छुआ जा सके, जिसे आंखों से देखा जा सके। असेट्स मतलब संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसे आंखों से देखा जा सके, छुआ जा सके, वो गुड्स का स्टॉक और इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं। अगर यही स्टॉक हम साल की बिगिनिंग में, साल का बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल पर और एंड होता है 31 मार्च पर, 31 मार्च पर। अगर हम इसे साल की स्टार्टिंग में काउंट कर रहे हैं तो ये कहलाता है ओपनिंग स्टॉक, और साल के
एंड पर काउंट कर रहे हैं तो ये कहलाता है क्लोजिंग